पंचायतों में महिला आरक्षण, ऐसे सब व्यवहारिक प्रश्न ही आता है मेंस में। तभी तो देखिए पीटी और मेंस में यही फर्क है, क्योंकि मेंस में जो सब व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, पीटी में सब सिलेबस है। अब पंचायतों में महिला आरक्षण का यहां विश्लेषण पढ़ना है ना। अब देखिए यहां पर जैसे पहले भूमिका एक लिखना है, भूमिका के बाद जो है इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब पक्ष में तर्क, फिर विपक्ष में तर्क, फिर इसका मूल्यांकन। अब समझिए हमारे यहां जो आरक्षण है, तो आप देखते हैं कि ये 3 तरह का आरक्षण पंचायत में है। एक तो महिला आरक्षण है, तो महिला आरक्षण जो है संविधान में ही लिखा गया है, संविधान में है न्यूनतम 1/3। अब फिर आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है SC ST का आरक्षण है, तो ये जनसंख्या के आधार पर है। अब फिर OBC का जो आरक्षण है वो राज्य सरकार की इच्छा पर है। तो आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण जो है ये हमारे यहां संविधान में लिखा गया है बकायदे कि 1/3 आरक्षण दिया जा सकता है। अब फिर आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है न्यूनतम 1/3 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि राज्य सरकार चाहे तो कानून बनाकर इससे ज्यादा भी दे सकती है। तो आपको ध्यान होगा कि अनेक राज्यों में 50% भी कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए बिहार में भी 50% है, उत्तराखंड में भी 50% है, हरियाणा में 50% है। तो आप देखते हैं कि अनेक राज्यों में 50% भी कर दिया गया। और केंद्र सरकार भी एक विधेयक तैयार की है जो पारित नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें भी न्यूनतम 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है पंचायती संस्थाओं को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो संविधान में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो पहले चालन भूमिका लिख दीजिए। संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद पंचायती संस्थाओं को कानूनी दर्जा प्राप्त था। पंचायती संस्थाओं को कानूनी दर्जा प्राप्त था। जिससे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ रहा था, जिससे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ रहा था। लेकिन 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिलने से न्यूनतम 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया है। महिलाओं के लिए लागू किया गया है। राज्य सरकार कानून बनाकर ज्यादा आरक्षण दे सकती है। राज्य सरकार कानून बनाकर ज्यादा आरक्षण दे सकती है। जैसे हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में दिया गया है। हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में दिया गया है। राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 1/3 कर दिया गया। पहले 50% था ना, कम कर दिया गया। 1-2 एग्जाम्पल ले दीजिए। हरियाणा, केरल में भी है। केंद्र सरकार भी संविधान संशोधन करके इसे न्यूनतम 50%
संविधान संशोधन करके इसे न्यूनतम 50% करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम 50% करने पर विचार कर रही है। ऐसे जैसे कोई प्रश्न आता है ना कि महिलाओं में पंचायतों में महिला आरक्षण, ऐसे 3-4 लाइन भूमिका लिखा जाता है। अब फिर मान लीजिए 2 तरह का प्रश्न बनता है, मैं आपसे बताया, या तो सकारात्मक बनेगा या तो नकारात्मक बनेगा। अब मान लीजिए सकारात्मक बनेगा तो ऐसे प्रश्न लिखेगा कि पंचायतों में महिला आरक्षण जो है नारी सशक्तिकरण का जो है वो देखा जाए, नारी सशक्तिकरण का उचित माध्यम प्रतीत होता है। कथन की समीक्षा करें तो पहले सकारात्मक लिख दीजिएगा, फिर मूल्यांकन इससे कर दीजिएगा। और उल्टा लिखता है कि पंचायतों में महिला आरक्षण जो है देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो फिर समस्या लिखकर महत्व लिख दीजिएगा। पढ़ना 4 ही चीज पढ़ता है मीन्स में। पंचायत में महिला आरक्षण है क्या, पक्ष और विपक्ष में तर्क, और कुछ वर्तमान स्थिति से उसका सुझाव सहित मूल्यांकन। ऐसी से कोई भी प्रश्न लिखा जाता है। अब जैसे देखिए, अब पंचायतों में जो महिला आरक्षण है ये बताइए, अभी जैसे बताया कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी जो है इससे बढ़ी है। हम कहते हैं कि कोई सीट महिला आरक्षित है तो महिला ही तो प्रधान बनेगी, तो कम से कम हम कहते हैं कि महिला प्रधान बनेगी तो अनेक मुद्दों पर कम से कम ध्यान आकर्षित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए महिला प्रधान बनेगी तो उसी बहाने, सबसे बड़ा बात है कि उसी बहाने जो है कम से कम महिलाओं में एक जागरूकता भी आएगा। यदि महिला मान लीजिए जो प्रधान बन रही है थोड़ा सा जागरूक हो तो गांव में महिलाओं को जागरूक भी कर सकती है। कम से कम मान लीजिए महिलाओं की समस्याओं को ठीक ढंग से रख सकती है, या महिलाओं के संदर्भ में विचार विमर्श हो सकता है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति कम से कम जागरूक हो सकती हैं। इतना ही हो गया तो बहुत है। कम से कम मान लीजिए ये भी नहीं हुआ तो महिलाओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है कि हम भी चुनाव लड़के प्रधान बन सकते हैं। गांव में महिलाएं ये भी तो कहती हैं, उनके अंदर हौसला आता है कि फला महिला प्रधान बने तो हम भी प्रधान बन सकते हैं चुनाव लड़के। उनमें कम से कम कॉन्फिडेंस भी आएगा। नंबर 1, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से महिला शिक्षा, घरेलू एवं सामाजिक भेदभाव, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ मनोवृत्ति में भी बदलाव आ सकता है। मनोवृत्ति में भी बदलाव आ सकता है। ठीक, दूसरा बात समझिए। भाई हम कहते हैं कि यदि महिला आरक्षण दिया गया तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जिसमें बताया कि आप स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कर रहे हैं, तो स्वयं सहायता समूह की शुरुआत करें तो यदि महिला आरक्षण देंगे 10-5 मान लीजिए महिलाएं सदस्य बन गई, भाई प्रधान जी के साथ सदस्य मेंबर भी तो बनती हैं, मेंबर बन गई तो महिलाएं जो है सामाजिक समस्याओं से, अपनी जो सामाजिक समस्या है उससे जो है भली भांति परिचित होती हैं। और जब महिलाओं में मान लीजिए हमें कहते हैं कि किसी महिला के साथ कोई शोषण होता है तो महिला अकेले तो नहीं विरोध कर पाती है, लेकिन 10-20 महिलाएं मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, 10 महिलाएं आपस में बैठेंगी। अब एक महिला मान लीजिए परमानेंट रोएगी या कुछ ना कुछ उदास रहेगी तो 10 महिलाएं पूछती हैं ना क्या हुआ, आज नहीं तो कल तो महिला बताएगी ना। तो 10 महिलाएं जो है उनके घर जाएंगी ना पंचायत करने के लिए। कैसे थोड़ा भाई साहब काम चलता है। तो हम कहते हैं मान लीजिए 10 महिलाएं जाएंगी तो उस व्यक्ति पर दबाव बनेगा ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो उससे जो है
समस्याओं का भी समाधान होता है। नंबर 2, महिलाएं सामाजिक समस्याओं से परिचित हो सकती हैं, आपस में समाधान कर सकती हैं, आपस में समाधान कर सकती हैं, आपस में समाधान कर सकती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपस में समाधान कर सकती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देना, आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देना, आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देना, महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करना, महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करना, महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करना, महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करना। ठीक, तीसरा बात समझिए। जिससे अभी मैं बता रहा था कि राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगा, सत्तात्मक स्तर पर महिलाएं आगे आएंगी। हम कहते हैं वो महिला भले ही मान लीजिए अनपढ़ है, नहीं पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी, वो प्रधान बनती है तो कम से कम नारी सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो तो बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए महिला जागरूक हो गई तो आप जानते हैं भाई पुरुष व्यक्ति का सामान्यतः क्या काम है, पुरुष व्यक्ति सुबह अपना खाना न लिया, चल दिया, रात में 10 बजे पहुंचेगा घर। सामान्य रूप से यही होता है सबके यहाँ। कोई पुरुष व्यक्ति मान लीजिए हम भी सुबह अपना खाना न लिए चले आए, रात में 10 बजे जाएंगे। महिला के साथ ही तो बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो महिला यदि जागरूक होगी, महिला यदि मान लीजिए पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों को ज्यादा सिखा सकती है। ज्यादा लोग मां से ही सीखते हैं, हम लोग भी ज्यादातर मां से ही सीखे। नंबर 3, आरक्षण की प्रक्रिया अगली पीढ़ी का भी सशक्तिकरण कर सकती है, अगली पीढ़ी का भी सशक्तिकरण कर सकती है, अगली पीढ़ी का भी सशक्तिकरण कर सकती है। क्योंकि महिलाएं जागरूक होकर भ्रूण हत्या, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, अशिक्षा जैसी समस्याओं का निदान कर सकती है। क्योंकि सत्तात्मक स्तर पर महिलाओं को अधिकार मिलता है, सत्तात्मक स्तर पर महिलाओं को अधिकार मिलता है। क्योंकि सत्तात्मक स्तर पर महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। भाई सत्तात्मक स्तर का मतलब महिला जो प्रधान है तो उसको सत्ता में भागीदारी है ना। जैसे देखते तो गांव देहात में क्या होता है, कोई बच्चा है, मान लीजिए हम कहते किसी के पास एक बच्चा है, 2 बच्चा, देखते तो हैं, मान लीजिए कोई महिला है उसका कोई एबार्शन करा दिया जाता है, महिलाओं के साथ कुछ ऐसे, महिला से पूछा भी नहीं जाता है, तो कम से कम मान लीजिए प्रधान रहेगी महिला तो जाकर घर में बोलेगी ना, ऐसे कैसे होगा?
महिला के स्वास्थ्य का भी बात है, तमाम चीजें हैं, तो उस पर वो महिला खुल के बोल सकती है ना। वो उस महिला, तो हमें कहते हैं उसको सत्तात्मक अधिकार भी तो है। मान लीजिए प्रधान होगी तो जाके FIR भी करा देगी कि लोग महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। भाई उसके पास सत्ता भी तो है। आप ऐसे सोचिए कि वो महिला थाने में जाएगी, बोलेगी फला गांव के हम प्रधान हैं, FIR लिखे तो दरोगा बैठे तो मैडम उसको कम से कम थोड़ा सा जिम्मेदारी से समझेगा ना बात को। वैसे आम महिला जाएगी तो उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। मान लो किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगी, बताएगी हम फला गांव के प्रधान हैं, हमारी ये समस्या है, तो अधिकारी बोलेगा बैठिए बताइए समस्या, क्योंकि अधिकारी है तो समझेगा कि नहीं ये प्रधान है, इसका मतलब कि भाई जैसे हमको राइट है वैसे इसको भी राइट है, महिला आई है तो इसके बाद सुनना पड़ेगा। तो वो सत्तात्मक स्तर पर जो अधिकार है उसका सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला प्रयोग कर सकती है। विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क कोई नहीं, 150 शब्द का आता है। एक तरीका भी सिखा रहा हूं आप लोगों को पढ़ने का। देखिए पहला चीज यह है कि हम लोग क्या पंचायती उत्तरदायित्व के साथ जो है घरेलू कार्यों को भी महिलाओं को करना पड़ता है। इसके कारण अंतर्द्वंद की समस्या होती है। अब महिला प्रधान बन गई, मान लीजिए उसका पति नहीं उस लायक है तो कम से कम घर पे खाना बना देते, कम से कम बच्चा बच्चों को ठीक ढंग से लालन पालन करते। नहीं कर पाए, महिला ही प्रधान बन गई तो महिला कोई काम कर देंगे तो कोई तो व्यक्ति करेगा। लेकिन हम लोग के अहंकार है कि हम पुरुष हैं, हम कैसे रोटी बना देंगे, हम कैसे झाड़ू पोछा कर देंगे, हम कैसे बर्तन मांज देंगे, गांव वाले क्या कहेंगे कि भी दुर्दशा तुम्हारा शुरू हो गया। तो मान लीजिए इस तरह का जो मनोवृत्ति है वो भी समस्या बन रहा है। नंबर एक, पंचायती उत्तरदायित्व के साथ महिलाओं को घरेलू कार्य भी करना पड़ता है। पंचायती उत्तरदायित्व के साथ महिलाओं को घरेलू कार्य भी करना पड़ता है, जिससे अंतर्द्वंद की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे अंतर्द्वंद की समस्या उत्पन्न हो रही है। अंतर्द्वंद की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा बात, समस्या व्यवहारिक लिखना है तो वास्तविकता यही, देखते तो गांव देहात में क्या होता है वही सब लिखना है। दूसरा बात देखिए, नंबर 2 लिख दीजिए, व्यवहारिक धरातल पर परंपरागत समाज होने के कारण, व्यवहारिक धरातल पर परंपरागत समाज होने के कारण, व्यवहारिक धरातल पर परंपरागत समाज होने के कारण पुरुषों का प्रभुत्व है, पुरुषों का प्रभुत्व है, जिससे महिलाओं की निर्णायक भूमिका प्रभावित हो रही है, जिससे महिलाओं की निर्णायक भूमिका प्रभावित हो रही है। महिलाओं की निर्णायक भूमिका प्रभावित हो रही है। देखते तो हैं हम लोग क्या, परंपरागत समाज का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, देखते तो महिला चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसको लगता है कि परिवार में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, हमारा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं होगा। और उस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये सब जो परंपरागत चीजें हैं, देखते तो हैं गांव स्तर पर कि जो आदमी कर दिया बस चुपचाप मान लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। तो मान लीजिए है तो वास्तविकता यही। तो अब ये जो परंपरागत समाज है उसके कारण भी समस्या उत्पन्न होता है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए प्रधानी के चुनाव में आर्थिक रूप से महिला तो आत्मनिर्भर है नहीं, तो मान लीजिए परिवार का व्यक्ति जो है सब पैसा खर्च किया है, तमाम लोग पैसा खर्च किए, तो उसका दबाव भी रहता है कि अपने मन से निर्णय नहीं ले पाती, जो लोग परिवार के लोग कहते हैं वही मानती है। नंबर 3, सामान्यतः महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, सामान्यतः महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। ज्यादा कूटनीतिक पहलुओं को नहीं समझ पाती, ज्यादा कूटनीतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देती, वही जोड़ तोड़ की राजनीति। ज्यादा कूटनीतिक पहलुओं
स्थानीय राजनीति, ज्यादा कूटनीतिक पहलुओं का मतलब हुआ स्थानीय राजनीति। स्थानीय राजनीति को नहीं समझ पाती, जिससे घरेलू दबाव बना रहता है, जिससे घरेलू दबाव बना रहता है। ठीक है, अब समझिए। अब 4 लाइन का मूल्यांकन कैसे लिखा जाएगा तो सुन लीजिए। अब देखते हैं कि ये हम लोग विश्लेषण जो किए, भाई ठीक है समस्या है, लेकिन आरक्षण देने से कम धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कहीं न कहीं जो है महिलाओं का नेतृत्व धीरे धीरे अब ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर बढ़ रहा है। अब समस्या यह है कि जैसे जैसे महिलाएं जागरूक होंगी, हम कहते हैं महिलाएं शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उसी तरह से जो है ये परिवर्तन भी दिखाई देगा, मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन अब हम कहते हैं कि नागरिक समाज का दायित्व बनता है कि जो महिलाएं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जो महिलाएं कामकाजी हैं, काम हम करती हैं, अब मान लीजिए हमारी मिसेज बीमारी ठीक है, वाइस प्रिंसिपल है, उनको भी सुबह ड्यूटी भी आना होता है, मैं भी लग जाता हूं काम में। कौन सा छोटा बड़ा काम है भाई, क्या हुआ? लोग क्या कह देंगे कि मैं फल काट रहा हूं, तो क्या हो जाएगा। अब मैं जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं सब्जी लाना है, कहीं मान लीजिए टाइम रहता है, ठीक है झोला लेकर 2 लोग सब्जी मंडी निकल गए, ले लिए, कोई देख लिया तो क्या हो गया कि त्रिपाठी सब्जी धो रहे हैं, तो क्या करें। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये सब जो चीज है, छोटा मोटा चीज सब हटाना पड़ेगा, जो झिझक है वो समाप्त करना पड़ेगा। अरे महिला अपना प्रधान है, घर पे रोटी वोटी बनाइए, कायदे से अपना साफ सफाई करके रहिए, क्या हुआ। एक व्यक्ति कमा रहा है ना, नहीं कुछ उस लायक बन पाए तो क्या हुआ, कौन सा उसमें बेइज्जती का बात है। अपनी तो घर की सफाई कर रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हैं, तो कोई देख न ले, नहीं तो बोलेगा अब तो बच्चों को नहलाने से लगाए, सब इन्हीं का काम है। नहीं देखते गांव में मान लीजिए लोग उसको, तो ये सब जो चीजें। दूसरी तरफ परिवार के जो लोग हैं, जो नागरिक समाज है, इस तरह की भूमिका को प्रोत्साहन दे, तभी महिलाओं की स्थिति जो है पंचायत में आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हम लोग जैसे मान लीजिए महिलाएं जिस लायक हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। हम कहते हैं जैसे सुषमा स्वराज जी इतनी बड़ी नेता थी, और उनके जो मान लीजिए हस्बैंड थे वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, तो ऐसे में एक बार इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भाई हमको तो पता ही नहीं कि घर पे क्या क्या काम होता है, सब इन्हीं का ड्यूटी है, हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमको सुबह मीटिंग में कहां जाना है। तो हमें कहते हैं परिवार में महिलाएं यदि इस तरह की चीजें कर रही हैं तो उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। अब उसमें 17वीं सदी का बात नहीं सोचना पड़ेगा। 4 लाइन मूल्यांकन लिखिएगा, कल देखूंगा क्या आपने लिखा है। जितनी जनसंख्या होगी उतना SC ST का सीट जो है वहां पर आरक्षित होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।